राजस्थान में लंबे समय से चला आ रहा बीएसटीसी बीएड विवाद समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने बीएड डिग्री धारकों को परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक पद पर चयन हेतु अपात्र माना है। उच्चतम न्यायालय के बीएसटीसी बीएड विवाद में दिए फैसले से राजस्थान सरकार ने राहत की सांस ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के द्वारा यह आदेश दिया गया, जिसने मामले में जहां बीएड के अभ्यर्थियों के हाथ में मायूसी दी, वहीं बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत दोनों हाथों को फैलाकर किया है। 28 जून 2018 में एनसीटीई ने अधिसूचना जारी कर बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दो सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती 68,500 व 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के समायोजन के निरस्त हो जाने के बाद की। इसमें 68,500 में बीटीसी को सिर्फ मौका था, वहीं एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद बीएड की भी एंट्री हुई। बीजेपी सरकार ने इसके पीछे का तर्क ये दिया कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, वहीं योग्य शिक्षक भी प्रदेश में मिलेंगे। बीएड की परिषदीय विद्यालयों में एंट्री के बाद से साल दर साल डीएलएड का क्रेज घटता गया, क्योंकि बीएड करने के बाद कक्षा 1 से 12 तक की भर्ती के अर्हता मिलने लगी, जबकि डीएलएड करने के बाद में कक्षा 1 से 8 तक की भर्ती में ही सिर्फ आप आवेदन कर सकते थे। उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो इस साल 2 बार मौका देने के बावजूद प्रदेश भर में सरकारी और निजी कॉलेजों में डीएलएड की कुल 2,33,350 सीटों में से 1,33,603 सीटें अभी भी खाली हैं। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने पंजीकरण के लिए 21 अगस्त तक का मौका दिया। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक थी। 1,21,246 अभ्यर्थियों ने डीएलएड में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया था। वहीं दूसरी ओर इस बार प्रदेश के 67 डाइट व सीटीई की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 में से कुल 2,33,350 सीटों पर ही प्रवेश होने हैं, यानी आधे से अधिक 1,33,603 सीटें अभी भी खाली हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री वाले योग्य नहीं होंगे, डीएलएड करने के लिए उनको योग्य माना जाएगा। कोर्ट ने अपना यह फैसला राजस्थान के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिया। इस फैसले के बाद बिहार में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इसका बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती पर भी असर पड़ेगा। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। इस भर्ती को लेकर के बहाली परीक्षा में 2 सप्ताह का समय लगभग बचा हुआ है। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों के पदों पर जो बहाली परीक्षा होनी है, उसमें कक्षा 1 से 5 के लिए लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें बीएड डिग्री वालों की संख्या अगर मानी जाए तो वो लगभग 5 लाख से भी ज्यादा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की पॉलिसी पर मुहर तो लगाई, वहीं प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए केवल बीएसटीसी को ही पात्र मानते हुए बीएड डिग्री धारकों को अपात्र मान लिया। राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद पूर्व में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय, दिल्ली सरकार, यूपी सरकार व अन्य राज्यों में हुई भर्ती पर इसका क्या असर पड़ेगा व होने वाली भर्तियों पर इस फैसले का कितना प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय तक बीएड का पक्ष रखने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता मेहा रश्मि होंगी। साथ में बिहार से टीईटी शिक्षक संघ के अमित विक्रम होंगे। राजस्थान से बीएड के मुख्य याचिकाकर्ता देवेश शर्मा हमारे साथ होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से बीटीसी अभ्यर्थी रजत सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची में चयनित विजय यादव हमारे साथ होंगे और शिक्षा मित्रों का पक्ष रखने के लिए रिजवान अंसारी हमारे साथ जुड़ेंगे। मिया मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इसने बीएड अभ्यर्थियों को और जो बीटीसी अभ्यर्थियों को कहां पे लाके खड़ा किया है? प्रशांत, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये जैसा आपने कहा, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस जजमेंट, अब जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं, दे विल नो लॉन्गर बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन द कंट्री। जो बीएड को एनसीटीई ने राहत दे दी थी कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग, बशर्ते कि आप 6 महीने ट्रेनिंग कर लें, आप भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अब बीएड के स्टूडेंट्स उसके लिए पात्र नहीं रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सिर्फ जितने भी ट्रेन्ड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने डीएलएड का कोर्स किया है, केवल उन्हीं को आप प्राइमरी स्कूल में अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही वो ट्रेनिंग है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए।
उनकी साइकोलॉजी कैसी समझी जाए, उनको किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, ये क्वालिफिकेशन सिर्फ बीएड वाले लोगों को है. सो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड. और इससे, जैसा आपने कहा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट बीएड स्टूडेंट्स पर होगा, क्योंकि अब जहां वो प्राइमरी स्कूल्स में के लिए भी पात्र हो गए थे, दे हैड बिकम एलिजिबल, नाउ दैट विल नो लॉन्गर बी एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम. सो दे विल हैव टू स्टिक टू द हायर स्कूल ओनली. मैम, मैंने जिस तरीके से आपको कवर किया है, बीएड का पक्ष आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में रखा था, सरकार के आप साथ थी जहां बीटीसी अभ्यर्थी बार बार बीएड को बाहर का रास्ता दिखाने की तमाम याचिकाएं उनकी तरफ से वहां पर योजित की गई थी, तमाम पे फैसले भी आए, तमाम। ऐसे में अब आप बीएड अभ्यर्थियों को किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि सरकार ने उस समय तो ये पक्ष रखा था कि प्रतिस्पर्धा बढ़िया होगी, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, साथ ही साथ देखे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, साथ ही योग्य शिक्षक मिलेंगे। मैम, अगर हम याद करें तो पूर्व में भी जिस तरीके से स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से बातें उठ रही थी और तमाम मुद्दे आ रहे थे, तो अब आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि आपने सरकार के साथ में बीएड का पक्ष रखा था। जी, जी प्रशांत. उस समय हमारा यही पक्ष था, जैसा आपने कहा, और जो की बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कही थी, देवांश शर्मा वाले मुकदमे में भी, कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो दरअसल बेटर क्वालिफाइड हैं, क्योंकि उन्होंने जो द ट्रेनिंग दैट दे हैव अंडरगॉन, वो डीएड वाले कैंडिडेट से कहीं ज्यादा ट्रेनिंग उनकी हुई है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्ग्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बीएड कैंडिडेट्स को आप बेटर क्वालिफाइड नहीं कह सकते हैं. भले ही उन्होंने अलग कोर्सेज किए हों, लेकिन उन्होंने वो कोर्सेज नहीं किए हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, चाइल्ड पेडागॉगी नहीं पढ़ी है, जो कि एक प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी भी शिक्षक को पढ़ना अनिवार्य है. तो उस समय जो हमने अपना पक्ष रखा था, जो मुकदमा हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग विजय रहे, सारे बीएड कैंडिडेट्स भी विजय रहे. उस समय बहुत अलग इश्यूज भी इन्वॉल्व थे. उसमें से एक इशू ये भी हमारा एक्सेप्ट किया गया था डेफिनेटली, कि बीएड कैंडिडेट से क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर्ड रहेगा. लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट पर अलग व्यू लिया है, ये कहना बिल्कुल ठीक है आपका. मैम, आगे की बात करें तो जो चयन जिनका हो चुका है या जो चयन सूची में है, जैसे अभी तीसरी सूची वहां पर प्रतीक्षारत है 69,000 शिक्षक भर्ती की, जो 68 अभ्यर्थियों की है मैम, अब उनका क्या होगा जो बीएड कैंडिडेट है मैम उसमें? प्रशांत, आफ्टर दिस जजमेंट, इस जजमेंट के आने के बाद जो लोग सिलेक्टेड नहीं हैं, वो अनफॉर्चुनेटली एलिजिबल नहीं रहेंगे सिलेक्शन के लिए. जो सिलेक्टेड हैं, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन तो ऐसा कुछ नहीं कहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो सिलेक्टेड नहीं है, जिनकी सूची पे अभी भी विवाद चल रहा है हाई कोर्ट के समक्ष, वो अब प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे. जो सिर्फ बीएड क्वालिफाइड हैं, वो नहीं पढ़ा पाएंगे. मैम, सरल भाषा में अगर कहें तो जिनका चयन बीएड वालों का हो गया है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं है, हम अगर समझना चाहें, या जो अभ्यर्थी हैं मैम? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो सर्विस में हैं, जो पढ़ा रहे हैं, कई सालों से जो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जजमेंट का कोई जजमेंट आज की डेट से, कल का डेट का जजमेंट है, तो अब आगे से लागू होगा. पिछले जो अपॉइंटेड कैंडिडेट्स हैं, उनके नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. रिजवान, मैं आपके पास आता हूं। शिक्षा मित्रों का समायोजन जब निरस्त हुआ, निरस्त होने के बाद दो बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में आई, 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती। शिक्षा मित्रों के लिए भी इसमें एक स्पेशल व्यवस्था की गई और स्पेशल व्यवस्था से कई शिक्षा मित्रों का चयन भी हुआ। अब आप इसको, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं मैडम नेहा रश्मि जी की बात से ही शुरुआत करूंगा। बड़ी सफाई से मैडम ने बोल दिया कि कोर्ट ने ये मान लिया कि ये योग्य तो है। इस फैसले में ठीक ऐसा ही हुआ है प्रशांत जी, जैसे आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके रखा हुआ है और कोई इंजीनियर है या कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा एजुकेशन हो उसके पास, लेकिन वो जो काम आप कर रहे हैं, डिबेट आप कर रहे हैं, टीवी चैनल पे आप हैं, वो काम इंजीनियर या वो काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते। मतलब जिसका जो काम है वो वही काम करे, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यही बात हमने माननीय हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में की थी। आकाश पटेल के नाम से हमारी पिटीशन थी। उस समय उस पिटीशन को सारे लोगों ने, जितने भी हमारे विरोधी थी, मैडम नेहा रश्मि जी उस समय हमारे अपोज में लड़ रही थी, दूसरे पक्ष से थी, तो इन सारे लोगों ने उस पिटीशन को डिटैच करवा दिया। मतलब जो मेन पिटीशन चल रही थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसको अलग करवा दिया। वो अभी भी पेंडिंग है। अब माननीय
उसी के जो बच्चे हैं वो 881 आप 2020 में एक पिटीशन हुई है राज बसु के नाम से, आपने देखा होगा। यूपी से भी एक पिटीशन है और एक अरुणेश के नाम से आईए भी है उसमें। वो हम लोग जब राजस्थान का जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया तो हम लोग उसमें पार्टी बने जाके अपनी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने जब रखा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी प्रेयर ये थी कि 5/12/2018 का जो शासनादेश है जो भर्ती से संबंधित है 69,000 भर्ती से जिसमें बीएड को शामिल करने की बात कही गई है उसे क्वेश किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल के जो जजमेंट आया है उसमें उसको अलाउ कर दिया है, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब जो बीएड कैंडिडेट 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पे थे इनको बाहर जाना होगा। ये बहुत बड़ी मैं बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूँ। आप जानते हैं मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता हूँ, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि ये क्योंकि हमारी यहाँ पे पिटीशन पेंडिंग है और पिटीशन में कहा गया था कि आप साथ में सुनिए, साथ में नहीं सुना गया। दूसरा तर्क रिजवान अगर बात करें तो ऐसे तो रिजवान मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। ऐसे तो आपकी पिटीशन उस समय भी थी और 69,000 में बीएड वाले आ भी गए, नौकरी भी कर रहे हैं और आगे उनकी अब ट्रेनिंग की भी बात चल रही है, वो एक अलग विषय है। शिक्षा मित्रों से मेरा संबंध आपसे है कि शिक्षा मित्रों को जिस तरीके से सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रियायत दी गई थी, आप उसमें शिक्षा मित्रों का पक्ष किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा सवाल शिक्षा मित्रों का पक्ष इस तरीके से है, जो 5/12/2018 का जो नोटिफिकेशन है वो जिस समय रद्द हो जाएगा तो आप देखिए 1,46,000 बच्चे पास हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें से 97-98 बच्चे थे बीएड के, 36,000 समथिंग थे बीटीसी के और 8,000 शिक्षा मित्र थे। 44,000 शिक्षा मित्र और बीटीसी मिला के थे। बाकी 69,000 में जो बीच के जो संख्या बचती है वो संख्या का सरकार क्या करेगी? 69,000 भर्ती सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 के आदेश पे सरकार कर रही, ऐसे नहीं कर रही सरकार अपनी तरफ से। उनको भर्ती देनी पड़ेगी 1,35,000 पदों 1,37,500 पदों के सापेक्ष देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है जिस समय बीएड की संख्या कम हो जाएगी और एफिडेविट में सरकार ने और हमारे विपक्ष के लोगों ने एफिडेविट में ये बोला था कि हमारे पास में संख्या ज्यादा है, हमें कैंडिडेट मिल जा रहे हैं हाई पासिंग मार्क के, इसलिए हम जो है 60 और 65 का कट ऑफ रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब भर्ती परीक्षा का विज्ञापन ही रद्द हो जाएगा तो नया विज्ञापन आएगा अगर भर्ती करनी है। जब नया विज्ञापन आएगा तो नए विज्ञापन बात की बात है, नए विज्ञापन में क्या होता है, लेकिन रिजवान अंसारी कम नौकरी करेंगे ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न हुआ जा रखा है। रिजवान अंसारी नौकरी तब करेंगे जब बीएड को बाहर करवा देंगे यहाँ से। ये अयोग्य लोग हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। रिजवान अंसारी बीटीसी के साथ है। खैर हमारे साथ मुख्य याचिका राजस्थान से जुड़ रहे हैं। देवेश, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? कल हम लोग के साथ आप डिबेट में भी थे, अभी नेहा मैम ने भी आपका जिक्र किया, मुख्य याचिका करता आप रहे हैं बीएड के, किस तरीके से देख रहे हैं अब ये जो फैसला आया है? देवेश आपने म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट कर दीजिए। देवेश आपकी आवाज नहीं आ रही है। खैर हम बाद में आते हैं, अभी मैं सीधे रुक करता हूं अमित विक्रम का। अमित जी, नई भर्ती आई हुई है बिहार में देखा जाए तो लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर दिया है, जिसमें 5 लाख के आसपास अगर देखा जाए तो बीएड डिग्री धारक हैं, उनका क्या होगा? देखिए, अभी जो फैसला आया है उससे बिहार और यूपी के, क्योंकि बिहार की बहाली में अन्य राज्यों के लड़कों ने भी, छात्रों ने भी फॉर्म भरा है और विशेष करके यूपी के बहुत सारे लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा है, तो बिहार और यूपी के छात्रों का भविष्य जो है अब अंधकारमय हो गया है। क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है उस हिसाब से बीएड वाले बाहर हो गए हैं, तो जो पिछले 5 वर्षों में जिन छात्रों ने बीएड किया उनका भविष्य क्या होगा? उनकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो मान लीजिए केंद्र सरकार की थी। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि केंद्र सरकार ने एक नोट भेजा एनसीटी को और उसी के आधार पे एनसीटी ने बिना कोई प्रॉपर स्टडी और ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बीएड को मान्यता दे दी पीआरटी में 1 to 5 में। लेकिन इस बीच में 5 साल में जो लोग बीएड किए
इस उम्मीद में इंतजार में रहे कि हम पीआरटी की बहाली में जाएंगे, 1 to 5 में बहाल होंगे, उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। और बिहार में बीएड अभ्यर्थी आक्रोशित हैं, बहुत ही उनके अंदर गुस्सा है कि सरकार की गलत नीति का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। हम लोग जो बिहार में बीएड के अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस तैयारी में भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष परमिशन मांगा जाए, एक रिव्यू पिटीशन के माध्यम से या अलग याचिका दायर करके विशेष अनुमति मांगी जाएगी कि जो 2018 से 23 के बीच में जो अभ्यर्थियों ने बीएड किया है और जो सीटेट वगैरह पास हैं उनको इस फैसले से राहत दी जाए, क्योंकि उनका भविष्य तो अंधकार में हो गया। उन्होंने तो बीएड इसी उम्मीद में किया ही था कि उनको 1 to 5 में परमिशन है। लीगैलिटीज जो भी हो आज रद्द हो गया है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन 5 वर्षों में जो बीएड करके बैठे रहे, जिन्होंने बीएड किया इस उम्मीद में, उनकी तो कोई गलती नहीं है। सरकार अध्यादेश लाई और कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस बीच में तो लाखों बीएड अभ्यर्थी पिस रहे हैं, बीएड किए हुए छात्र पिस रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि कोई इस तरह का ऑर्डिनेंस लाए, विशेष नियम लाए, या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके विशेष अनुमति ले कि इन 5 वर्षों में जिन्होंने बीएड किया है या सीटेट पास किया है, इस तरह की परीक्षाएं पास करके इंतजार में बैठे हुए थे, जो केंद्र विद्यालय की परीक्षा पास करके बैठे हुए इंतजार में, उनको वर्तमान समय में मौका दिया जाए। 2023 के बाद जो बीएड करेंगे या 2018 से पहले जिन्होंने कर रखा है उनको भले ही आप मौका नहीं दें, लेकिन एक मानवीय पहलू भी सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को, एनसीटी को, कि इन 5 वर्षों में जिन्होंने बीएड ये सोच करके किया कि हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं, उनका भविष्य सरकार बचाए, कोर्ट बचाए। इसके लिए हम लोग कानूनी तौर पर भी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बातचीत भी चल रही है भाजपा के नेताओं से, उनके मंत्रियों से, इस तरह का कोई अध्यादेश वो लाए, क्योंकि देखिए अभी जो 8 लाख अभ्यर्थी हैं बिहार में। अगर आपसे बात करूं 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन था जिसमें बीएड को शामिल करने के लिए जो एनसीटी की तरफ से नोटिफिकेशन, क्या आप उसको मानते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में जहां कक्षा 1 से 5 तक से लेके 8 तक में जूनियर हाई स्कूल तक के लिए जहां बीटीसी को मान के थे, कहीं उनका हक ऐसा तो नहीं कि बीएड के पास तो और विकल्प रहते हैं, उनका हक कहीं ऐसा तो नहीं कि बीटीसी का हक बीएड को दे दिया गया हो? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी की हकमारी नहीं होनी चाहिए। बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं, डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी हकमारी नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन ये सोचिए कि जिन अभ्यर्थियों ने 2018 से लेकर 23 के बीच में बीएड ये सोच के किया कि हमको भी अनुमति है, परमिशन है, एनसीटी के गजट में नोटिफाइड है कि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, उनका भविष्य सोचिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बीटीसी या डीएलएड वालों को बाहर किया जा रहा है, वो तो एलिजिबल है ही, एग्जामिनेशन देंगे ही, लेकिन ये जो 5 वर्षों में विशेष तौर पर जो बीएड किए हैं अभ्यर्थी, उनके भविष्य पर मैं ज्यादा चिंतित हूं। जो 2018 से पहले किए थे उनको तो ये पता नहीं था कि वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, या आज के बाद से जब वो करेंगे, चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव में तो ये जजमेंट आया नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो जो 2023 के बाद बीएड करें उनको आप अनुमति मत दीजिए, लेकिन जो 2018 से 23 के बीच में किए हैं उनको तो अनुमति मिलनी चाहिए, उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए। डीएलएड वालों को भी मौका मिले। विजय हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। विजय, आप 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची में 6800 में चयनित अभ्यर्थी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो 1 नंबर वाला इशू था उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें भी आपका चयन है। तो विजय, किस तरीके से आप देख रहे हैं, अब आप किधर हैं, इधर हैं कि उधर हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, आपने हम लोगों को क्लियर समझी। सभी पक्षकार लगभग मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि हम लोगों की पक्षकार रहे में हम भी डिबेट का हिस्सा है, इस चर्चा का हिस्सा है। तो मैं अभी सबको सुन रहा था बारी बारी से, मैंने मैम को भी सुना और रिजवान भाई को सुना जो पक्षकार रहे, तो उनका ये कहना था कि ब्रेकिंग न्यूज वो दे रहे हैं, तो मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, जो कल फैसला आया है उस फैसले को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अपने वकीलों से भी दिखवा रहे हैं कि उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी भी गुंजाइश बचती है। हकमारी की बात चल रही थी, मैं उस पर भी थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि हकमारी तब शुरू होती है जब किसी को किसी मौके से वंचित किया जाए। किसी को मौका देना हकमारी नहीं होती है। बीएड वाले कहीं आसमान से टूट के भर्ती में नहीं शामिल हुए थे, केंद्र सरकार एनसीटी ने उनको परमिट किया और बाकायदा
जो परीक्षा आपने दी उसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद हम लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बने थे। अभी मैम बता रही थी कि जिनका अपॉइंटमेंट चुका है तो ठीक है, लेकिन जो नहीं हो सकता है, अभी जो भाई इसमें मुझसे पहले जिनको वक्त दिया आपने, जो कह रहे थे कि 2018 से 2023 तक जिन्होंने बीएड किया है या सीटेट उत्तीर्ण है या जो 18 के सूचना के बाद भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बने, उनके भविष्य का क्या होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिस पर हम लोग चर्चा करें वो ये है कि 2018 से 2023 तक जिन्होंने बीएड इस उम्मीद से किया कि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, 1 to 5 क्लास के लिए हम जो है जो भी भर्ती आएगी उसमें हम शामिल होंगे, इस उम्मीद से। देखिए बीएड बीटीसी प्रशांत भाई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं, सामान्य परिवारों के लोग करते हैं, जिनको ये पता होता है कि वो डॉक्टर एमबीबीएस के लिए 50 लाख 60 लाख रुपए नहीं खर्च कर पाएंगे। सब सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं जिनको एक उम्मीद होती है कि बीएड या बीटीसी करने के बाद प्राइमरी की भर्ती आएगी और हम एक सहायक अध्यापक जैसा गौरवान्वित पद उस पर हम उस पर जो है चयन पाएंगे और हमारी जो है कम से कम हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जजमेंट कुछ हो नहीं सकता, उसको हर एक आदमी को मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग उसके बाद भी जो भी गुंजाइश बन रही है, चूंकि हम लोगों की नियुक्ति, चूंकि मैं 6800 जो तीसरी सूची जारी हुई है उसका अभ्यर्थी हूँ और चयन के बिल्कुल हम लोग नजदीक खड़े हैं और उत्तर कुंजी में भी जो एक नंबर बढ़ा है और शायद मेरी जानकारी के हिसाब से रिजवान का भी एक नंबर उसमें बढ़ा हुआ है भाई का, तो वो भी उसका हिस्सा है। तो हम लोग जो है कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट से ये कहेंगे कि अगर जो है हमारी सूची पे रोक लगे तो जितने बिल्कुल आप विजय बात सही कह रहे हैं। मैं मेहा मैम के पास आना चाहूंगा, मेहा मैम से ही समझना चाहूंगा कि मैम ये 6800 वाले जो चयन हो चुका है, जिनकी चयन सूची में नाम है और जिनका सुप्रीम कोर्ट से जो उत्तर कुंजी में एक नंबर मिला है, ये अभ्यर्थी अब कहाँ जाएंगे? बराबर आप देखिए आंदोलनरत हैं, ये अपनी बातों को लेकर के मैम हर जगह जा रहे हैं, ये अब कहाँ जाएंगे? इनका इस फैसले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैम, और ये क्या भविष्य में शिक्षक बन पाएंगे या बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? प्रशांत, जो जितने भी कैंडिडेट्स लिस्ट में आए हैं, जिनका सिलेक्शन लिस्ट में हो गया है लेकिन अभी एक डिस्प्यूटेड इशू है, वो अपॉइंट होंगे या नहीं, दैट क्वेश्चन हैज कम अंडर अ क्लाउड नाउ। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार उसमें क्या फैसला लेती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे इंटरप्रेट करती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर्स अभी तक इशू नहीं हुए हैं। अगर अपॉइंटमेंट लेटर्स जजमेंट से पहले इशूड हो चुके होते तब बात दूसरी होती, लेकिन जिन कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू नहीं हुए हैं उनके पे डेफिनेटली इस जजमेंट के बाद कुछ क्लाउड आया है और वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि सरकार इसको कैसे, इस जजमेंट को कैसे इंटरप्रेट कर रही है, कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, एंड देन इफ नीडेड दोस कैंडिडेट्स मे हैव टू अप्रोच द कोर्ट। मैम एक अदालत का एक मैम बहुत ही चर्चित वो था कि बीच गेम में आप गेम के नियम नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में जो तमाम जगह भर्ती आ गई है जहां बीएड को मौका दे दिया गया है, मैम उस स्थिति में क्या होगा मैम? क्या ये अभी भी मान्य रहेगा? हालांकि निचली अदालत का ये फैसला था, लेकिन आप मतलब इसको देखा जाए तो क्या ये मान्य रहेगा अगर हम कानूनी दावपेच को समझना चाहें तो? जी प्रशांत, ये जो बात कोर्ट ने कही थी तो ये बात कोर्ट ने सरकार के लिए कही थी कि सरकार बीच में रूल्स ऑफ द गेम नहीं चेंज कर सकती है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश का केस तो था नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने राजस्थान का केस था। सो उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में, और ऑल्दो सारे ही स्टेट्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर आप आकर के इंटरवीनर बनना चाहते हैं आप बनिए, और बहुत लोग आए भी सामने, लेकिन जिस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस किया कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंतर्गत क्या एनसीटीई को ये पावर है कि बीएड कैंडिडेट्स को भी क्वालिफाइड या एलिजिबल बना दे टू टीच इन प्राइमरी स्कूल्स। उसका जो भी इफेक्ट है, इट विल हैपन, दैट इफेक्ट विल बी ऑन द एंटायर कंट्री बिकॉज इट्स अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये रूल्स ऑफ द गेम इन बिटवीन ओनली अप्लाइज टू पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट डज नॉट अप्लाई टू लॉ विच इज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। जैसा हम सब जानते हैं, लॉ कभी भी बदल सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज लॉ ऑफ द लैंड। हमारे साथ रजत हैं, बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, और जब मैं कवर कर रहा था तो बीटीसी के ये पहले वो अभ्यर्थी थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तो रजत, जो लाठीचार्ज का दर्द था इस फैसले के बाद मुझे लग रहा है सुकून दे रहा होगा। हाँ सर, बेशक बहुत ही सुकून का पल है ये। जिस प्रकार से अभी विक्रम जी ने कहा कि हम सबके साथ अन्याय हो रहा है, हम सबका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, तो उनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का कम से कम लाखों नौजवान जो डीएलएड बीटीसी करके आज 5 साल से ज्यादा का समय हो गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है। बीएड तो 1 से लेकर के 12 तक के एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ाने के लिए जा रहा है, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडेड, एलटी की भर्तियों को देख रहा है, तब भी उनको ये लग रहा है कि उनके अंदर बेरोजगारी है।
तो हमारे साथ कितनी हमदर्दी है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे भी, यहाँ पे जुड़े सभी लोगों से, कि डीएलएड बीटीसी के कितने प्रतिशत हमदर्दी है। हमारा तो संवेदना है कि चलो ठीक है, लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि मायावती की सरकार में 72,825 जब भर्ती आई थी तब बीटीसी की संख्या नहीं थी। तब मायावती जी की सरकार में उनको शामिल किया गया था कि भाई उनके ना रहने पर उनको शामिल किया गया था। फिर 2015 में बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर यह बताया गया कि बीटीसी की संख्या नहीं है, इन्हें शामिल किया जाए। तब बीटीसी के पक्षधर ने बताया कि यहाँ पर 1.5 लाख के करीब संख्या है। तब उनकी पिटीशन, उनकी याचिका खारिज कर दी गई। आज जब उन्होंने अभी जो बीएड की तरफ से जुड़े हैं, उनका ये हमने बयान सुना कि भैया हमारे साथ सरकार को संवेदना रखना चाहिए, सरकार को हमारे पक्ष में रहना चाहिए। हम तो ये रोना तो 28 जून 2018 से रो रहे हैं, विधानसभा के घेराव करके हम सबका प्रशिक्षण पूर्ण हुए 2 सेमेस्टर नहीं हुआ था, 1 साल नहीं पूरा हुआ था, तब हम सब आंदोलन ही कर रहे हैं। हम सब सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक में दौड़ भाग रहे हैं कि हम प्रशिक्षण पूर्ण करें, कि हम सरकार से लड़ाई लड़ें। हम सब तो 5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा जो व्यक्तिगत, जो सरकार जो 2 साल का प्रशिक्षण कोर्स करा रही है, उसमें किसी अन्य प्रशिक्षण कोर्स बीएड को, कोई अवैध बीएड को मौका देगा तो हम सब कैसे देखेंगे? या तो सरकार बीएड कोर्स बनाना बंद कर देता है, या तो समांतर रखे, बीएड को डीएलएड को एक करे, हम भी टीजीटी पीजीटी एलटी की भर्तियां देंगे। लेकिन नहीं, बीएड को चाहिए कि हम टीजीटी में बैठेंगे, पीजीटी में बैठेंगे, एलटी में बैठेंगे, और जूनियर में भी बैठेंगे, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी बैठेंगे। तो भाई ये तो हो नहीं पाएगा। या तो आप हमको समांतर रखिए, हमको बीएड के बराबर रखिए। हम सब तो आज ये दिन आ गया है कि हम सब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 साल कोर्स 2017 से करके बैठे हैं, आज 2023 हो गया है। आज भी हमको सबको नई शिक्षक भर्ती का कोई दूर दूर तक सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री जी, हमारे विधानसभा मानसून सत्र में हमने मुद्दा उठाया, विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने बहुत अच्छे से मुद्दा रखा तो उनको भी गुमराह कर दिया। आज तक तुम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो शिक्षा मित्रों को इन्होंने पद जोड़ रहे हैं, एक तरफ आप कहते हो कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक का दर्जा दे रहे हैं आप, दूसरी तरफ उनको सैलरी कम दे रहे हैं आप। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो ये चीज जोड़ जोड़ के बार बार बताते हैं कि शिक्षा मित्रों का इतना पद 1,47,000 के करीब, आप शिक्षा सहायक अध्यापकों के बारे में बता रहे हैं आप, तो ये कहाँ का है? या तो आप अनुपात जो लगा रहे हैं, जो नियमित अध्यापक हैं उनके साथ साथ आप जो रजिस्टर्ड छात्र हैं उनके साथ आप अनुपात निकालना चाह रहे हैं, कि शिक्षा मित्रों के साथ निकालना चाह रहे हैं, जो आप 30:1 का फार्मूला बार बार आप विधानसभा में दे करके आप अनुपात समानुपात के हिसाब से बताते हैं कि एक भी सीट खाली नहीं है, एकदम पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं। तो आप पहले नंबर तो छात्रों को गुमराह करना बंद कर दीजिए, या तो आप ये बोल दीजिए स्पष्ट कि भाई भर्ती नहीं देंगे, या तो दूसरा आप ये सहायक, जो शिक्षा मित्रों को आप बोलते हैं कि ये सहायक अध्यापक है, दूसरी तरफ जब कागजी लेखाकार में आप बताते हैं संविदा पे हैं, तो हम ये नहीं जान पा रहे हैं ये शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो 51,000 से अधिक का सरकार ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, उसको लेकर के आप लोग बराबर जो है आंदोलन रखते, उस पर क्या निर्णय आया अभी तक? वही तो मैं बता रहा हूं, सरकार केवल अनुपात समानुपात में हम सबको गुमराह कर रही है। सरकार ने खुद एफिडेविट लगाया था कि 51,112 पद खाली है, और शिक्षा मंत्रालय ने अभी पीएबी की रिपोर्ट आप देखिए, 1,26,028 पद रिक्त है उत्तर प्रदेश में। यूनेस्को की रिपोर्ट के आधार 2,26,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं, लेकिन एक भी पद को नहीं भरा जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी द्वारा बस एक ही रिपोर्ट आती है, 30:1 का हमारा डाटा एकदम बराबर है, एक भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, पूरी हमारे तरफ पर्याप्त भर्ती है। तो आप बताइए कि पीएबी की रिपोर्ट पे भी नहीं मानना चाह रहे हैं। शिक्षक भर्ती में मैं मेहा रश्मि मैम के पास आना चाहूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में मैम सरकार के द्वारा जो एफिडेविट अभी रजत जिसकी चर्चा कर रहे थे, 51,112 पद बताए गए थे कि हमारे पास रिक्त बचे हुए हैं। ऐसे में हम शिक्षा मित्रों के लिए वो था कि हम शिक्षा मित्रों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अलग से भी, हमारे पास ये पद खाली है, हम उनका एडजस्टमेंट कर देंगे। उस समय शिक्षा मित्र गए थे। तो मैम, क्या जो एफिडेविट पहले लिया गया था, अगर उन पदों पे भर्ती होती जो एफिडेविट सरकार लगा चुकी है, क्या कहीं उसमें भी चांसेस हैं कि भर्ती में जो उन्होंने बताया है कि खाली पद हैं, तो जो 6800 वाली चयन सूची है, जो पद अब सरकार बता रही है कि भर चुके हैं, क्या उसमें उनको मौका मिलने की कहीं पे भी मैम दरकार है? डेफिनेटली प्रशांत, अगर ये जजमेंट हमारे उनके रास्ते में ना आए
तो अगर सीट्स वेकेंट हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अदरवाइज क्वालिफाइड हैं एज पर द सिलेक्शन प्रोसेस जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था, और सीट्स वेकेंट हैं, तो कोर्ट डेफिनेटली ये डायरेक्शन दे सकती है, जैसे कि दिया ही गया है हुआ है कि जिन बच्चों को आपने अपॉइंट कर लिया था उनके लिए कोई पॉलिसी बनाइए टू अब्सॉर्ब देम। तो वैसा एक डायरेक्शन जो 6800 वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हो सकता है। सरकार चाहे तो कर सकती है, कोर्ट चाहे तो कोर्ट भी कर सकती है। बट यहाँ सवाल ये है कि जो कैंडिडेट्स सिर्फ बीएड क्वालिफाइड हैं, अब ये जजमेंट उनके आड़े आएगा कि अगर आप सिर्फ बीएड क्वालिफाइड है तब आपका प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं या नहीं, दैट विल बी अ बिगर क्वेश्चन and that will be the main question. Even if seats are vacant, somebody who is not qualified, जो qualified नहीं है, उसको अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो ये एक प्रश्न उठेगा अब और ये कैंडिडेट्स के रास्ते में आएगा। रिजवान, सीधा सवाल आप ही से है कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से क्यों भाग रहे हैं भाई? जिस तरीके से शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है उसी तरीके से एक बीएड पास अभ्यर्थी भी चयनित होने के बाद में पढ़ा रहा है, एक बीटीसी पास अभ्यर्थी भी चयनित होने के बाद में पढ़ा रहा है। तो रिजवान, कहाँ समस्या आ रही है यहाँ पर? समाजवाद तो सबको साथ लेने की बात करता है। ऐसा है प्रसाद जी, जो बीएड के लोग हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चे को उस मानसिकता को देख के जो 14 साल की मानसिकता है बच्चे का दिमाग जो है, जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब से उसके जो मस्तिष्क है वो विकसित होना शुरू होता है। तो जो हमारे पास मतलब बीटीसी के पास में जो जानकारी है वो बच्चे के प्राइमरी लेवल तक की जानकारी है कि हम बच्चे के प्राइमरी स्तर तक दिमाग उसका कितना इम्प्रूव करता है। वो बच्चा जब 2 साल का होगा तो उसकी शब्द ग्रहण करने की क्षमता कितनी होगी, जब बच्चा 6 साल या कितने को पहचान सकेगा, ये बात इनको नहीं पता है। क्वालिटी एजुकेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है इस जजमेंट में, जो गौर करने लायक है कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आरटी एक्ट 2009 आया था जो 2010 से प्रभावी है, उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता और बीएड के लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। क्वालिटी एजुकेशन में वो रोड़ा बन रहे हैं। और एक चीज और, मैडम जी भी और जो बीएड के साथी थे वो गोल गोल करके बचाने का, भ्रमित करने का भी एक प्रयास कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जून 2018 का वो राजपत्र का जो गैजेट है उसको रद्दी का टुकड़ा बना दिया है और उसी गैजेट के आधार पे ये 69,000 भर्ती में शामिल हुए थे। अभी आप देखते जाइए, बहुत जल्दी आपके सामने पिक्चर आएगी। 69,000 में जो लोग अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इनको एक चीज कही गई थी कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए 6 माह का, इनकी ट्रेनिंग भी नहीं है। तो आज की तारीख में अध्यापक भी नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं वो वेतन तो उठा रहे हैं लेकिन अध्यापक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास में ब्रिज कोर्स नहीं है आज की डेट में। और जब ब्रिज कोर्स ही नहीं है, जब उनकी योग्यता ही पूरी नहीं है, तो फिर वो क्या। और रही बात कि भैया विक्रम जी कह रहे थे कि सहानुभूति दिखानी चाहिए न्यायालय को, कोर्ट को, लोगों को। तो सहानुभूति अगर दिखानी चाहिए भैया किसी के साथ में, तो सबसे ज्यादा सहानुभूति का पात्र इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या भारत के अंदर अगर कोई है तो शिक्षा मित्र प्रजाति है। 8,000 शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गए। और सुनिए, ये शिक्षा मित्र आपसे ज्यादा योग्यता रखते हैं। जो आपने बोला है, सवाल ले लेते हैं कि मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिनका चयन हो गया और जिन्होंने वहां पर ज्वाइन कर लिया लेकिन ब्रिज कोर्स सरकार ने नहीं कराया, तो ऐसे में गलती किसकी है? इसमें बिल्कुल कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है प्रशांत, क्योंकि ब्रिज कोर्स कराना कैंडिडेट्स तो वहां पे अवेलेबल है, आप उनको उनकी ट्रेनिंग करवाइए, वो बिल्कुल ट्रेनिंग करेंगे। सो इसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है उनकी नौकरी नहीं रहेगी, ये कहना सरासर गलत है। कैंडिडेट्स 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन ही नहीं बचा। 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन ही नहीं बचा। ये जजमेंट लेकिन रिजवान, अगर बात करें तो इसमें अमित की गलती कैसे की अगर सरकार ने ब्रिज कोर्स नहीं कराया? अच्छा भैया ये बताइए, दे ही रहे हैं। प्रसाद जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये मामला ब्रिज कोर्स हुआ है या नहीं? वो नहीं है, आएगा।
आएगा, ये है कोर्ट कि में जो आएगा। बीएड अरे जो कैंडिडेट आएगा उसको बाद में हम लोग समझते हैं रिजवान, लेकिन जो है वो प्रशांत जी एक बात बताइए, वो बात एक बात की बात है। बताइए। एक बार मेरा मैम को जो कंप्लीट है कर वो लेने तो दीजिए है, रिजवान जी, मैं जो आपके पास आ है रहा वो हूँ। उस समय जो कानून था उसके हिसाब से अपॉइंट हुआ है जी। जो अभी अपॉइंटेड हैं वो जो जब कानून अंडर द प्रेवलेंट लॉ दे वर अपॉइंटेड, जस्ट बिकॉज द लॉ हैज चेंज डज नॉट मीन कि अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ब्रिज कोर्स होना या ना होना वो सरकार का दायित्व था कि वो उनको ब्रिज कोर्स करवाए, और ब्रिज कोर्स होगा जब भी ये सरकार कराएगी जरूर होगा। ब्रिज कोर्स तो कभी भी हो सकता है, लेकिन वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है इस जजमेंट के अंदर। जो अभी काम कर रहे हैं, जो टीचर्स अपॉइंटेड हैं, उनको इस जजमेंट से कोई नुकसान नहीं होगा। मेहा मैम एक लास्ट सवाल मैं आपसे और ले लेता हूँ। ये जो उत्तर कुंजी का 1 नंबर वाला है और उसके बाद जो अब मेरिट में आएंगे और जो मेरिट सूची को प्रभावित करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में, उन अभ्यर्थियों को लेके क्या कोई राहत भरी खबर हो सकती है इस फैसले के आने के बाद, अगर वो बीएड के अभ्यर्थी हैं तो? प्रशांत, यही सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही है जो आपने आखिरी में पूछा है, क्योंकि वो कैंडिडेट्स ना इधर है ना उधर है। अगर देखा जाए तो वो सिलेक्टेड हैं उत्तर कुंजी में, अब उनके मार्क्स बढ़ने के बाद वो क्वालिफाइड भी हैं, लेकिन अपॉइंटेड नहीं है अभी तक उनकी सर्विस शुरू नहीं हुई है। तो वो अब पता चलेगा, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि सरकार उसमें क्या फैसला लेती है। मेरे अनुसार क्योंकि उनका सिलेक्शन उस समय हुआ था जब कानून अलग था, डेफिनेटली उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए और उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होने चाहिए। कि जब उन्होंने एग्जाम दिया, जब वो सिलेक्शंस में बैठे, जबकि आंसर की का मुद्दा अभी चल रहा था, वो सब इस जजमेंट के पहले की बात है। सो दे शुड डेफिनेटली बी अपॉइंटेड। जजमेंट भले ही बाद में आया, बट इतने साल से वो भी कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काट रहे थे, एंड एट दैट टाइम दे वर क्वालिफाइड। ठीक है रिजवान, आपसे सवाल ले लेता हूँ। अभी जो मैडम ने उसके बाद आप जो है सवाल ले लीजिएगा। बिल्कुल 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 रिजवान, बोलिए रिजवान। आप मुझे अपनी बात को बिल्कुल रिजवान, आप बात अपनी शुरू करिए, आप अपनी बात को कंप्लीट करें पहले। बोलिए रिजवान, हम लोग सुन रहे हैं आपको। रिजवान, आवाज आ रही है आपको? रिजवान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं सीधे अमित के पास आ जाता हूं। अमित, अभी आपने रिजवान ने जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की बात को लेकर के बात की और बीएड वालों को लेकर के बात की, क्या लग रहा है आपको ये जो फैसला आया है? उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही हमदर्दी की आप बात कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा हमदर्दी शिक्षा मित्रों के लिए होनी चाहिए। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस रिजवान के सवाल को? मित्रों से पूरी हमदर्दी है, वो मेहनत करें, सफलता पाएं शिक्षक, और हम लोग भी चाहते हैं कि किसी की हकमारी नहीं हो, किसी के साथ कोई भेद। आज का जो डिबेट का विषय है और इसमें जो प्रश्न चल रहा है कि क्या ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव से भी लागू हो जाएगा, तो जैसा कि वकील साहिबा मैम ने भी कहा, और जहां तक हम लोग भी बिहार सरकार के खिलाफ 17 केस हम लोग जो कानून समझते हैं और मैडम भी जो कानून वकील होते हुए समझा रही हैं, उसका सार यही है, उस आलोक में अगर कोई कार्य किया गया हो तो उसको आप अवैध नहीं ठहरा सकते। दूसरा तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई अपराध किया हो तो उस अपराध की उस वक्त के कानून के अनुसार ही सजा मिलती है। बाद में कोई कानून बना करके पहले के किए गए अपराध के लिए उसको सजा नहीं दे सकते हैं आप। तो इन बातों को कानूनी ढंग से समझने की जरूरत है। भावनाओं में बह करके कोई ये कहना कि हमसे कितनी हमदर्दी है, उनसे सबसे हमदर्दी है भाई। हम सब लोग अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार हैं, कोई नौकरी के तलाश में है, कोई रेगुलर होने की तलाश में है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ये भावनात्मक पहलू है। लेकिन कानूनी पहलू यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट पे ये जजमेंट लागू नहीं होता। जो चीज बनी है, जैसे अभी रजत कह रहे थे, जिसके लिए जो चीज बनी है, जैसे बीटीसी के लिए जो चीज बनी है, रजत बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीटीसी का हक लेकर के बीएड को दिया जाए? क्योंकि बीएड के पास तो और भी मौके हैं, जैसे रजत कह रहे हैं कि भाई वो टीजीटी जा सकते हैं, पीजीटी जा सकते हैं, लेकिन उनके पास तो एक समान ही है।
रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, मैं पहले आपसे सवाल ले लेता हूँ, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं पहले, कि ये जो कह रहे थे कि मानवीय रूप से ये 5 साल में जिन्होंने किया हुआ है, और जो एक बात और निकल के आई कि बीएड कैंडिडेट की क्या गलती है जो भर्ती हो गए, उसका जवाब ये है कि शिक्षा मित्रों की क्या गलती थी। शिक्षा मित्रों की भी सरकार ने किया था, शिक्षा मित्र जबरदस्ती नहीं घुस गए थे, अध्यापक बन गए थे, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर कर दिया था। और सुनिए, ये गोल गोल घुमाने का एक प्रयास किया जा रहा है, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है प्रदेश भर के लोगों को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5/12/2018 का नोटिफिकेशन, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है, उसे प्रेस कर दिया है। देखना है जिसको देखे जाके। रिजवान चले गए। अमित, आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए, रिजवान की बात का। जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जरूर रद्द किया है। किस डेट में रद्द किया है? 2018 में संशोधन हुआ और रद्द 2023 में 11 अगस्त को हुआ। इस बीच में तो ये कानून प्रभावी था, इस बीच में तो ये कानून लागू था। उस बीच में जो जिसकी बहाली हुई, जिन्होंने ट्रेनिंग की, जो ज्वाइन कर गए, उन पर कहीं से कोई असर नहीं पड़ने जाना है। इसको भावनात्मक ढंग से नहीं, कानूनी ढंग से देखने की जरूरत है कि जिस समय जो प्रिवेलेंट कानून होता है, उस कानून के तहत अगर कोई कार्य किया गया है तो उसको आप गैर कानूनी या अवैधानिक करार नहीं दे सकते हैं। इसमें भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा मित्रों के साथ पहले गलत हुआ या पहले क्या हुआ, नहीं हुआ। वर्तमान समय में कानून जो खारिज किया गया है, जो संशोधन खारिज किया गया है, वो 11 अगस्त 2023 को किया गया है। तो 10 अगस्त 2023 तक जो कुछ भी हो चुका है, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उन पर कहीं से लागू नहीं होता है। पूर्व में किनके साथ क्या हुआ, उस केस की पेचीदगी क्या थी, वो किस डेट से वो वैलिड इनवैलिड हुआ, वो एक अलग मसला है। वर्तमान केस में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। जिनको कह रहे हैं जजमेंट पढ़ने की बात, हमारे साथ वकील साहिबा हैं, उन्होंने भी जजमेंट पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। उसमें कहीं से भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात नहीं लिखी गई है। ना ही ये बात लिखी गई है कि 2018 से 23 के बीच में जो बहालियां हुई वो भी रद्द की जाती हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। राजस्थान वाले मैटर के संदर्भ में ये जजमेंट आया, उसमें विस्तार में जाते हुए कहा कि हाँ, वो अमेंडमेंट इनवैलिड है, क्वैश किया जाता है। क्वैश किस डेट को किया गया? 11 अगस्त 2023 को। बस इतनी सी बात सभी को समझनी और माननी है। व्यर्थ बहस है कि जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी हटा देंगे, उनको भी हटवा देंगे। इस तरह की ना तो भावना होनी चाहिए और ना ही इस तरह का कोई कानूनी इसमें आदेश है। ऐसा कोई तरह की कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो बने रहेंगे। हाँ, आगे जरूर उनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं बीएड वालों के लिए, उससे हमें बहुत परहेज भी नहीं है। लेकिन 2018 से 23 के बीच में जो कुछ हुआ, जिन्होंने डीएलएड किया, जिन्होंने बीएड किया, जो ज्वाइन किए, जो सीटेट किए, उनकी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट का जजमेंट भी ये इंश्योर कर रहा है कि 2023 से पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं उन पर कहीं से कोई असर पड़ने की बात जजमेंट में नहीं लिखी गई है। कोई साथी इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, उनको समझना चाहिए कि कानून 2018 जून में बना। बिल्कुल अमित, आपके सवाल का जवाब मैं सीधा मैडम से ही ले लेता हूं। मैडम, जो अमित कह रहे हैं बात को कि जिनकी भर्ती हो चुकी है अब उस पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल मैम, जिन्होंने आवेदन कर दिया है, जिन्होंने फीस भर दी है, क्या अब वो परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे अथवा नहीं? ये 2 सवाल मैम मेरे आपसे हैं रश्मि मैम। पहला प्रश्न आपका जो है प्रशांत, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है, मेरे अनुसार इस जजमेंट से उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दे विल कंटिन्यू टू वर्क बिकॉज ये जजमेंट का कोई रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं है इस जजमेंट का। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो आवेदन कर चुके हैं भर्ती में हिस्सा लेने का के लिए, जी मैम, जो बीएड कैंडिडेट्स, जी, जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है प्रशांत, उस दिन जो कानून होता है वो कानून लागू करती है सरकार। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिस दिन आया उस दिन ये जजमेंट अगर नहीं था और अंडर दैट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अगर वो क्वालिफाइड हैं, बीएड कैंडिडेट्स को भी पात्र माना गया है, तब वो अप्लाई कर सकते हैं और वो भर्ती प्रक्रिया में बैठ सकते हैं।
अमित, इसी पर आपसे सवाल लेते हैं। बिहार में इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, 1,70,000 अध्यापकों की भर्ती होनी है, जिसमें से मान करके चले लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें 5 लाख की संख्या बताई जा रही है सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों की। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिन्होंने आवेदन कर दिया है, अपनी फीस वो कर दिया है, क्या उनको मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए मौका, क्योंकि जो नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट का आया उस वक्त ये जजमेंट नहीं था, उस वक्त वो लोग एलिजिबल थे। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस जजमेंट कुछ हो चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं पड़ना चाहिए, उनकी बहाली यथावत बरकरार रहनी चाहिए। अगर वो प्रक्रियाधीन भी है, अंडर प्रोसेस भी है, तो प्रोसेस को कंप्लीशन तक ले जाना चाहिए। उसमें कहीं कोई मतलब सिर्फ एंड बट की बात नहीं होनी चाहिए। जो आगे होना है उसमें नहीं हो, लेकिन जो पहले प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बिहार में रिक्रूटमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं चल रही थी। बिहार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं गए थे। सारा मैटर राजस्थान का था। बिहार में कहीं कोई स्टे नहीं लगा हुआ था, कहीं कोई रोक नहीं लगी हुई थी। इसलिए बिहार के विशेष संदर्भ में जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं, उनको एज पर प्रोसेस परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए, उनको इस बहाली में अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। 2018 से 23 के बीच में हजारों हजार, मतलब करता हूं लाखों ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने डीएलएड या बीटीसी के बदले बीएड इस उम्मीद में किया कि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। तो अब उनको जब प्रोसेस अंडर प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, बीच में नियम बदल के उनको हटा देना, ये उनके साथ बहुत नाइंसाफी होगी। ये आगे भविष्य में उनको अवसर नहीं मिले, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उनको अवसर मिलना चाहिए। रिजवान, अमित ने सीधा सवाल किया है, कहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है, जो गतिमान है, उस प्रक्रिया में जो पहले के रूल्स थे, उस रूल्स के तहत उनको आवेदन का मौका मिलना चाहिए। किस तरीके से देख रहे हैं? रिजवान, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। अमित जी की बात को मैंने सुना। अमित जी ने ये बोला है कि राजस्थान के संदर्भ में जजमेंट आया है और यूपी या बिहार से कोई नहीं गया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से, मैं बार बार एक बात कोट कर रहा हूं, उस पर शायद वो ध्यान दे नहीं रहे हैं या देना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से जो आज जजमेंट आया है, इसमें दो लोग मतलब दो पिटीशन हमारी थी, एक 881 और एक अरुणेश कुमार के नाम से, जिसमें 5/12/2018 के रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशन है शिक्षक भर्ती का, उसको सेटिसाइड मतलब उसको रद्द करने की बात कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उसको इसी जजमेंट में 5 नंबर पॉइंट है, लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन आता है, मतलब भर्ती से पहले हमने न्यायालय में चैलेंज करके रखा था। और अगर कोई ये अगर स्वप्न देख रहा है कि शिक्षक बनने के बाद बाहर नहीं जाते, तो उसका उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं जिंदा। हम लोग अध्यापक बने, सालों नौकरी करी, पैसा उठाया, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती अध्यापक बन गए थे। सरकार ने बाकायदा आवेदन लिया था, ट्रेनिंग कराई थी। बीएड से बड़ी ट्रेनिंग हमारे पास में बीटीसी की है, जो प्राइमरी में वैलिड है। बीटीसी ट्रेंड हूँ, 4 बार टीटी पास हूँ, और उसके बाद हम लोगों को बाहर कर दिया गया। टीटी भी पास थे वो लोग, उनको बाहर कर दिया गया। आज जब अपने पे पड़ी है तब कह रहे हैं कि मर्सी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। बिल्कुल। देवेश हमारे साथ मुख्य याचिका करता है जिस पर जजमेंट आया है। देवेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश जी, सीधी रिजवान की अगर बात करें तो रिजवान ने सीधे अब तो आरोप ही लगाने शुरू कर दिए हैं कि हमारे हक की मारी कर दी भाई बीएड ने। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस रिजवान के सवाल को? कोई सर हकमारी नहीं है, ये बात एजुकेशन की है, जैसे हवाला दिया था केवीएस ने, और पहले भी बीएड शामिल रही है। तो जैसे वो बता रहे थे, एक सीट थी, जब कंपटीशन होता था एक सीट पे 17-20 बंदे ऐसे होते थे। जैसे बीएड को इंक्लूड किया
तो 170 या 80 बंदे होने लगे एक सीट पे, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो एक जो क्वालिटेटिव टीचर है वो मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही एजुकेशनल डिग्री और डिप्लोमा है। उन्हें जो चाइल्डहुड पेडागोजी का थोड़ा माइनर डिफरेंस है, उसके लिए उन्होंने ब्रिज कोर्स के लिए बोल रखा है एनसीटी ने, और हम और रिजवान भाई और कोई डिसाइड नहीं कर सकता योग्यता, हमारा भी काम नहीं, एनसीटी का काम है, एक्सपर्ट बैठाती है, वो योग्यता डिसाइड करती है। तो इसमें किसी की हकमारी कुछ नहीं है, जो जिसको जो एनसीटी डिसाइड कर भी काम नहीं, ये बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल रिजवान, अब मैं एक सवाल मैं जो है सर्वे रजत से ले लेता हूँ। रजत, आप किस तरीके से देख रहे देवेश जो बात कहना चाह रहे हैं? एक बार देवेश जी कह रहे हैं कि देवेश जी ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राथमिक में आने से जो है योग्यता की बढ़ी है और कंपटीशन बढ़ा है। मैं तो ये कह ही रहा हूं कि अगर आपको इतना अगर योग्यता और क्वालिटी की जरूरत है तो आप समकक्ष करिए डीएलएड को, हम भी टीजीटी पीजीटी एलटी में योग्यता रखें, हम भी अपनी आपको योग्यता दिखाएंगे, हम सब कितने योग्यताधारी हैं। लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी पे आप बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी बार बीएड 72,825 में शामिल हुआ था, वो भी आरटी एक्ट के तहत, कि जब अगर कहीं अगर बीटीसी अगर ज्यादा नहीं होते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में या उनकी कमी जब खलेगी तब वहां पर सरकार भर्ती कर सकती है, उनको रख सकती है। तो इसके बाद बीएड की तरफ से 2015 में सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर उन्होंने बताया कि बीटीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बीएड को शामिल किया जाए। तब हिमांशु राणा की याचिका को खारिज कर दिया गया और बीटीसी के पक्षधर ने अपनी संख्याएं बताई कि 1.5 लाख के करीब है। फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने एनसीटी के ऊपर, जैसे एक प्रकार से कह भी सकते हैं आप, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई एनसीटी से आदेश दिया कि आप जो है बीएड को शामिल करिए, जो भारत के राजपत्र में 28 जून 2018 को बीएड को, जहां पर ये भी एक पॉइंट दिया गया कि जहां पर बीटीसी की संख्या ना हो वहां पर बीएड को शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जिसके तहत हम सब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के आपके मैं योग्यता पे जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल रजत देवेश से सवाल ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब देवेश से ले लेते हैं। प्रशांत जी, इस बात को इस तरीके से समझिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एक एमडी डॉक्टर होता है, एक होता है। रुक जाइए, देवेश को जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश बोलिए आप। संख्या का कहीं भी एनसीटी ने मेंशन नहीं किया कि संख्या कम ज्यादा होगी, ये होगी वो होगी, कहीं नहीं लिखा है उन्होंने। जबकि रामचंद्र मौर्य में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट बाउंड है इसे मानने के लिए बात है, और एनसीटी का नोटिफिकेशन पूरे देश में मान्य होता है, कहीं भी नहीं लिखा। और छूट की होती तो ऐसी जजमेंट में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। और रही बात कौन पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, एनसीटी करेगी, और शायद आज एनसीटी में बैठक चल रही है, मेरी बात हुई थी एनसीटी में, और रेबू पिटीशन और नए नोटिफिकेशन कर रही है। उसके बाद में आपको पता है 13 अक्टूबर 2021 को नया नोटिफिकेशन आया, उसमें एमएड बीएड और इंटीग्रेटेड कोर्स और 1 साल का स्पेशल बीएड को शामिल क्या हुआ उसको बाहर नहीं किया है। उस गजट को बनाने के लिए 9 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनी थी 13 अक्टूबर 2021 वाले को, तो शायद सितंबर 2020 में एक्सपर्ट कमेटी बनी, वो लोग बाहर है नहीं। ये तो दोहरा वो हो गए ना, एक तो गजट खारिज है, एक अभी अंदर है गजट, तो वो लोग क्या करेंगे? एक बीएड वाले और एक बीएड स्पेस वाले अब भी शामिल है, एमएड इंटीग्रेटेड और एमए इंटीग्रेटेड है ना, बीएड वाले वो अब भी शामिल है। उसके लिए क्या जवाब है? बिल्कुल देवेश आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीटीसी का कहना है कि भाई टीजीटी पीजीटी एलटी में हमको भी शामिल कीजिए अगर आप जो है परिषदीय विद्यालयों में आना चाहते हैं। आपका कहना है कि भाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, शिक्षा मित्र का कहना है भाई हमें भी मौका दिया जाए। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए कि जो सिस्टम बना हुआ है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इस पूरे सिस्टम में सरकार और वो एक्सपर्ट कमेटी के लोग वो बिल्कुल इसमें जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस पूरी तरीके से इस मामले को उलझाए रखा है? बिल्कुल सर, जो इसमें सारी जिम्मेदारी है एचआरडी मिनिस्टर और एक आईएएस ऑफिसर थे, उस टाइम चेयरपर्सन होते संजय अवस्थी थे, उन लोगों की गलती थी। एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई, डायरेक्ट बाउंड कर दिया एनसीटी को, लेकिन बाद में एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जो नया गजट लेके आए 13 अक्टूबर 2021 को, वो गजट अब भी वैलिड है। और जिन साथियों के पास 1 ईयर की जो वो स्पेशल बीएड की हुई है या फिर 3 साल का जो एमएड बीएड और एमए बीएड है वो अब भी वैलिड है। तो और ये सर मेरे साथी बोल रहे हैं कि जो हमें भी अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल, अगर एनसीटी ऐसा करती है तो हम इस फैसले का भी स्वागत करेंगे।
हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, निकले तो लेकिन मतलब अपना देवेश इस बात को माना जाए कि एक जो हेल्दी कंपटीशन है उसके लिए बीएड तैयार है, बीटीसी भी तैयार है, बीएड भी तैयार है, शिक्षा मित्र भी तैयार है प्रशांत जी। हाँ, शिक्षा मित्र तो तैयार है ही है हर जगह। शिक्षा मित्र तैयार है, बीटीसी भी तैयार है, हाँ, लेकिन शिक्षा किसके मित्र साथ तैयार है और कराएंगे? टीईटी से भागते रहते थे कि टीईटी नहीं देंगे सुन चाहे जो हो जाए। लीजिए, किसके साथ आप कराएंगे? रिजवान मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी आपने बात कही कि हमारा समायोजन हुआ, हमने सैलरी लेने के बाद हमने कोर्स किया और कोर्स करने के बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और एक ही बार से हमारे समायोजन को निरस्त कर दिया गया और हम सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सेम स्थिति तो रिजवान भी कह रहे हैं कि वही स्थिति बीएड की भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पे क्या रिजवान आप कहेंगे और उसके बाद मैं देवेश से सवाल इस पर जवाब लूंगा। ये जो भाई हैं देवेश जी, ये एक बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो योग्य हैं। ठीक है, रजत ने जो बात बोली, मैं रजत जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि आप बेशक योग्य हैं और आप अध्यापक बनने के योग्य नहीं हैं। आप एसडीआई जो हमारा जिला जो हमारा डाइट का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो हमारे ब्लॉक का बीआरसी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, आप उसके योग्य हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर होता है, सर्जन होता है जो ऑपरेशन करता है पेट का, एक डॉक्टर होता है जो हड्डी का ऑपरेशन करता है, और एक डॉक्टर होता है जो दवाई से ठीक करता है, पुड़िया देता है, इंजेक्शन लगाता है। तो आप पुड़िया वाले हैं या आप इंजेक्शन वाले हैं? आप जो ऑपरेशन वाला डॉक्टर वो दवा नहीं दे सकता है, जो दवा देने वाला डॉक्टर होता है ना वो सर्जन का काम नहीं कर सकता है। तो आप अपनी योग्यता अपने ऑपरेशन में दिखाइए, ना कि आप किसी के पेट का इलाज किसी को लूज मोशन हो गया उसको आप दवा लिख देने के लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और रही बात योग्यता की, तो बीएड पे तो हमेशा से ये सवाल है कि बीएड प्राथमिक के लिए योग्य नहीं है। हम योग्य हैं, संख्या से हम नहीं भाग रहे हैं। संख्या पहले आप अपनी योग्यता लाइए, उसके बाद संख्या लाइए। संख्या से क्या दिक्कत है? हम अपने बराबर के आदमी से कंपटीशन करेंगे। आप तो बहुत महान लोग हैं, आप तो बहुत योग्य लोग हैं। आप छोड़िए रिजवान इसको पॉलिटिकल मत कीजिए। मैं विजय से सवाल ले लेता हूँ। विजय, मैं रुक जाइए, मैं विजय से सवाल लेता हूँ। विजय, कह तो रहे हैं रिजवान की हम लोग का समायोजन हुआ, हमने सैलरी ली और सैलरी लेने के बाद में हमको बाहर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद दिखा दिया गया। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं अब इस फैसले के बाद में? प्रशांत भाई, मुझे जो महसूस हो रहा है आपकी इस डिबेट में, मैं देख रहा हूँ कि चीजों को जो है ना, हमें जहाँ एक स्टूडेंट की हैसियत से सोचना चाहिए कि कैसे हमारे साथ अच्छा हो। जैसे अभी रजत कह रहे थे कि बीटीसी को भी मौका मिलना चाहिए कि वो हेल्दी कंपटीशन में आए, उनको भी अवसर की समानता मिले। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि बीटीसी, डीएलएड, ये इवन शिक्षा मित्रों को भी, क्योंकि उन्होंने भी वही डिग्री हासिल की है जो बीटीसी वालों ने की, उनकी भी ट्रेनिंग है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी, बीजीटी, उनको भी मौका मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम कंपटीशन से नहीं डरते हैं। जहां तक प्राइमरी एजुकेशन की बात है, 1 से 5 कक्षाओं में पढ़ाने के लिए बीएड वालों को अगर एलिजिबल किया गया तो वो सरकार ने किया, और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो हमें अवसर मिला। तो हमें इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको हम अगर अपने हिसाब से देखेंगे तो मैं रिजवान भाई को कम से कम 10 ऐसी भर्तियां गिनवा सकता हूं जहां जो नियुक्तियां हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी एक व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं किया। जहां तक उनके डिस्टर्ब करने का सवाल है, उन्होंने जो मिनिमम नॉर्म्स थे, देश में आरटी लागू होने के बाद ये तय हो गया था कि एक भी व्यक्ति सहायक अध्यापक नहीं बनेगा। जो मिनिमम नॉर्म्स यानी टीईटी जो रखी गई, टीईटी जो पास नहीं होगा उसको जो है सहायक शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। तो शिक्षा मित्रों का जो समायोजन निरस्त हुआ वो इसी वजह से निरस्त हुआ क्योंकि वो टीईटी पास नहीं थे, और जितने भी टीईटी पास जो है शिक्षा मित्र थे उनकी नौकरी नहीं गई। ये बात रिजवान भाई को सबके सामने बतानी चाहिए, लेकिन ये बात वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं। एक मिनट रोकना चाहूंगा। जितने भी नहीं, आप अपनी बात नहीं रख लीजिएगा। तो जहां तक समायोजन निरस्त होने की बात है, शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ, ये हम लोगों के लिए भी कष्टप्रद था कि हमारे तमाम शिक्षा मित्र भाई ऐसे थे जिन्होंने गलत कदम उठाया, जिनका जीवन समाप्त हुआ। वो गलत फैसला था उस सरकारों का, या जो शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाइड नहीं हो पाए, बाद में उनको अवसर मिला, 2 अवसर मिला। कम से कम मैं उस रिजवान की बात को जोड़ के अगर पूरी कर दूं तो कम से कम 2 मौके, जैसे इनको 2 मौके सुप्रीम कोर्ट ने दिए, तो 18 से 23 तक जिन्होंने बीएड किया है, गलती सरकार की थी, एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से उनको शामिल किया गया। तो कम से कम अगर रिजवान भाई की बात का मैं समर्थन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कम से कम 2 मौके उन्हें आने वाली 2 भर्तियों में मिलने चाहिए कि वो भी
अपनी योग्यता जो है साबित कर सके, और जो उनके साथ इंजस्टिस हुआ है वो उनके साथ इंजस्टिस ना हो और उनको भी अवसर मिले और वो भी सहायक अध्यापक बने। उसके बाद चूंकि अब जजमेंट आ गया है कल से सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद बीएड वाले एलिजिबल नहीं बचेंगे, तो अगर नहीं बचते हैं तो हम उसके लिए कहीं मरे नहीं जा रहे हैं, हम कोई फाइट नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों से फाइट नहीं करनी हमें। हम कानूनी सलाह लेंगे, कानूनी राय लेंगे, सरकार क्या देखेंगे कि सरकार क्या कर रही है, एनसीटी क्या डिसीजन लेती है इस जजमेंट के बाद, उसको देखने के बाद हम लोग अपना अगला कदम निर्धारित करेंगे। लेकिन अगर मैं रिजवान की बात पे ही आऊं तो मेरा ये मानना है कि मिनिमम जो हमारे लिए होना चाहिए कि कम से कम 2 अवसर हमें भी मिलने चाहिए। और रजत की बात मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात को लेके कि जो हमारे बीटीसी के लोग हैं उनको भी अवसर की समानता मिलनी चाहिए, और जितने भी जो है समकक्ष क्वालिफिकेशन है सभी को जो है समान अवसर मिलने चाहिए। देवेश, आप चीफ पिटिशनर रहे हैं, तो अब आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से अभी विजय ने अपनी बात कही कि हमें समान अवसर मिलने चाहिए, हमें भी 2 मौके मिलने चाहिए, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? फिर मैं रिजवान से सवाल लूंगा। सर, पहले तो बात यह है कि योग्यता ना तो रिजवान भाई डिसाइड करेंगे, ना मैं करूंगा, ना कोई करेगा। योग्यता डिसाइड कौन पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, ये सारी योग्यता डिसाइड एनसीटी करेगी। और रही बात ये एनईपी लागू हो रही है और सरकार में मैंने पहले भी बोला है कि दिसंबर तक अगर गजट में एनसीटी रिव्यू पिटिशन के ऊपर चर्चा कर रही है। आज उनकी आपातकालीन बैठक है अंडर सेक्रेटरी मैडम की। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो दिसंबर तक सरकार यूपी की वैकेंसी से पहले सरकार एक्सपर्ट कमेटी के साथ गजट लेके आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है योग्यता पॉलिसी का मैटर है, बट लेकिन केंद्र सरकार ने इंटरप्ट किया है, इस वजह से इसको खारिज कर रहे हैं। और योग्य समानता का अवसर ही तो एनसीटी डिजाइन करती है। लाखों बीएड अभ्यर्थी राजस्थान के हों, क्योंकि आप चीफ पिटिशनर रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के हों चाहे बिहार के हो, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। अब आपका अगला मूव क्या होगा? सर, हम एनसीटी से बात कर रहे हैं और जैसे ही अब ये स्वतंत्रता दिवस है तो इस 15 अगस्त के बाद में जैसी थोड़ा नॉर्मल होता है, अभी वहां चल रहा है, तो हमारे साथी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और बात करेंगे एनसीटी और एचआरडी मंत्रालय में। जो भी आगे कदम होगा रिव्यू पिटिशन हम एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया से डलवाएंगे। और आज उनकी बैठक भी है, जैसी कल तक पता लगा क्या हुआ है बैठक में, तो शाम को जो भी है क्लियर होगा। और जो रिजवान भाई बता रहे हैं, तो मैं बता दूं एनईपी 2020 में हाल ही में हरियाणा ने और झारखंड ने कई स्टेट डीएलएड बीटीसी का कोर्स बंद कर रही है। सरकार आईटीपी रख रही है, आईटीपी बीएड आ रही है, इंटीग्रेटेड बीएड 4 साल का। उन लोगों के 2 सेशन निकल चुके हैं, उन्हें तो कोई ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं है। एनसीटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और एनसीटी खुद बोल रही है, शायद मेरे ट्विटर पे पिन है, वो बोला कि हम जो 2 साल का है इसको भी इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। और आईटीपी में तो है ही नहीं बिल्कुल ब्रिज कोर्स की, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो भी बीएड है आईटीपी, उसके 2 से बिल्कुल सही। देवेश, मैं जल्दी से एक जो है सवाल, लास्ट सवाल जो है मैं रजत से लेता हूँ। रजत, मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड की कुल 2,33,350 सीटों में से 1,33,603 सीटें खाली हैं। क्या ये माने कि बीएड की एंट्री के बाद से डीएलएड में लोगों का रुझान कम हुआ है? एकदम सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से बीएड का रुझान 28 जून 2018 के गजट से पहले बीएड का रुझान एकदम खत्म हो चुका था, कोई बीएड में एडमिशन नहीं लेना चाहता था। लेकिन जिस दिन ये भारत का राजपत्र में बीएड को शामिल करने पर विचार किया गया, तब से बीएड की सारी सीटें फुल होने लगी और डीएलएड का क्रेज घटता हुआ चला आया। डीएलएड का सबसे बड़ा बैच 17 बैच था जो 2,30,000 छात्रों को था, जो पूरा फुल था। फिर उसके बाद 18 बैच था, 18 के बाद छात्रों की संख्या एकदम घटती गई। आज ये दिन हो गया कि कितने सारे महाविद्यालयों कॉलेजों ने डीएलएड के प्रशिक्षण कोर्स कराना बंद कर दिया और अपनी मान्यता वापस कर दी। लेकिन जब से आदेश आया है, सारे मैं खुद ही इस मंच पे बोलना चाह रहा हूं इस न्यूज चैनल पर कि जितने बीएड वाले हैं वो तो आज से ही आवेदन करना शुरू कर दिए और डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स लेना शुरू कर दिए हैं। हम तो इनको भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना खेले, जाके 2 साल का जो है डीएलएड कोर्स कर लें और अपनी योग्यता दिखा करके फिर आए कंपटीशन पे लड़ाई लड़ें। अगर इससे अच्छा तो यही तो लग रहा है। विजय जी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं तो बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या होगा? रजत, मेरा सवाल आप ही से है कि आप बीएड वाले फिर से न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं कि हम कानूनी सलाह लेंगे, अब बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या होगा? हम सब बराबर हर एक्टिविटी पर ध्यान दे रखेंगे और आपको बताना चाहेंगे 69,000 भर्ती में भी
इस जजमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार पक्षधर थी और उसने उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को पूरा लागू करना चाहिए और 69,000 भर्ती से इनको इस आदेश का पालन करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो हम सब इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण लेंगे। रजत के हिसाब से प्रशांत भाई, रजत 51,112 भर्ती जो एफिडेविट पर दे रखी है उसको लेकर आप बराबर आंदोलन रखते, बराबर आप पर लाठीचार्ज हुआ, बराबर इसको लेकर के आपने एक पूरा आंदोलन का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया। सरकार जिस समय एकदम पूरी तरीके से देखे इलेक्शन मोड में थी, उस 51,112 भर्ती को लेकर के अब रजत का अगला मूव क्या होने वाला है बीटीसी का? हम सब इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। 51,112 का भी मुद्दा उठेगा और हम सब दो चीजों पे लेके जा रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में रजत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। रिजवान, हम आप ही से बात कर लेते हैं। ये जो एफिडेविट पर 51,112 शिक्षक जो पद खाली हैं, जो एफिडेविट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, इस पर अब शिक्षा मित्रों का मूव क्या होगा? बहुत अच्छी बात आपने प्रधान जी पूछी। 51,112 का एफिडेविट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि इतने पद हमारे पास खाली है, हम इनको एक और मौका देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया। अभी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी का विधानसभा के अंदर वक्तव्य शायद आपने सुना हो कि उनके पास आज की तारीख में कोई पद खाली नहीं है। तो आप इसका मतलब है ये सरकार झूठा हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में आई, या ये यहाँ पे विधानसभा के अंदर झूठ बोल रहे हैं। दो में से तो एक जगह पे सरकार झूठ बोल ही रही है। और मैं जहां तक समझ रहा हूँ 1 घंटा आपकी डिबेट को हो गया है और मैं जो कहना चाह रहा था उसको मैं आपको समझा नहीं पाया या आप लोग समझ नहीं पाए। जो मैं कहना चाह रहा था खुल के मैं बहुत कुछ नहीं भी कह पाया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बहुत बड़ी खबर है आपके चैनल के लिए और सारे लोगों के लिए कि कल जो जजमेंट आया उसमें 2 पिटीशन हमारी थी, मतलब हमारी टीम की तरफ से थी। एक राज बसु के नाम से थी और एक अरुणेश कुमार के नाम से थी। उसमें प्रेयर क्या थी? प्रेयर ये थी कि 5/12/2018 का जो संशोधन है उसे क्वेश कर दिया जाए। ये हमारी प्रेयर थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अलाउ कर दिया है, मतलब हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, संज्ञान भी लिया पॉइंट नंबर 5 में। और 5/12/2018 का जो जजमेंट जो इनका जो मतलब एनसीटी का जो राजपत्र है उस राजपत्र को भी क्वेश कर दिया है। अब आप आइए, हमारी जो पिटीशन यहाँ पे लंबित चल रही है, मैं वहां पर बात कर रहा हूँ। इसी हफ्ते में वहां पे सुनवाई होगी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट लगेगा उसमें। और वो जो भर्ती हुई है 69,000 वो 26 अक्टूबर के आदेश के अधीन हुई है भर्ती। इसको भी समझने वाली बात है। 26 अक्टूबर के आदेश के अधीन हुई है। जब आज योग्यता ही नहीं बची इनके पास में, जब लोग योग्य ही नहीं रहे, जब वो नोटिफिकेशन ही नहीं रहा, तो आप आवेदन करने के योग्य नहीं रहे। ऑटोमेटिक ही 5/12/2018 का जो शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो ऑटोमेटिक ही क्वेश हो जाएगा अपने आप ही। एक ही सुनवाई में दूसरी तीसरी सुनवाई उसमें कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। बीएड के लोग अपनी तैयारी कर ले, अपना अलग अलग जो योग्यता है वहां पे जाने की तैयारी कर ले। प्राथमिक के अंदर बीटीसी और शिक्षा मित्र था, है और रहेगा, ये मैं आपको वचन भी दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान आपका, रजत आपका, विजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही राजस्थान सरकार के जहां नोटिफिकेशन पे सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद में राजस्थान सरकार ने जरूर राहत की सांस ली है, वहीं उत्तर प्रदेश में हुई भर्ती और बिहार में होने वाली भर्ती को लेकर के अभी भी तमाम संशय बरकरार है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां बीएड ने कहा है कि अभी हम कानूनी सलाह लेंगे, वहीं बीटीसी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बीएड की हर मूव पर अब हमारी नजर है। देखने वाली बात होगी कि ये फैसला
अब किस तरफ जाता है। साथ ही साथ ये बात तो तय है कि अभी के फैसले में बीएड को परिषदीय विद्यालयों से बाहर का रास्ता स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया है। अब आने वाले समय में बीटीसी और शिक्षा मित्रों के लिए अगर कोई फैसला आता है तो वो क्या होता है, साथ ही साथ बीएड के लिए कोई अगर राहत भरी खबर हो सकती है तो वो क्या होती है, ये आगे के आने वाली कड़ी में देखा जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।